अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। नायक नहीं खलनायक हूं जहांगीर मैं। साहब, खैर है? खैर है। यार ये जो गाना है ना, ये बहुत पुरानी मूवी है संजय दत्त की ना। संजय तो था, हाँ, संजय दत्त उसमें तो वो कहता था ना, नायक नहीं खलना, वो था ना। ये गाना मुझे याद आया उतने टाइम के बाद ना, एक कंट्री के सीएम को देखते हुए। मुझे तो कौन है वो, कौन है भी नया नया, क्यों क्यों दे देता हूँ आपको। पीएम या सीएम? पीएम पीएम। पीएम हाँ पीएम सॉरी, वो असल में हमारी सीएम इतनी छाई हुई है ना कि जेल में सीएम ही रहता। मैं तो अपनी बेगम को भी सीएम नहीं कहता हूँ। तो है वो पीएम? हाँ, हाँ पीएम। तो एक कंट्री का पीएम है, हाँ, और ये वाला जो गाना है ना, हाँ, हाँ, ये उस भाई साहब पे पूरा फिट आता है। ये फिर मैं आई थिंक नेपाल पहुंच गया हूँ। अरे ठाकुर, यार मैं तुम्हें सही कहता हूँ, तुम इंसाइक्लोपीडिया कोई फिल्म चला के रखते हो। यार हमने लास्ट शो में किया था, बात की थी शाहजी, बलन शाह की ना, शाहजी, शाहजी, पीरो मुर्शद शाहजी। ठीक है, तो प्रणाम कर लो। अच्छा यार, वो तो हमने एक लाइट सा पॉडकास्ट किया कि बिकॉज ऑफ कि हमारा बैकग्राउंड ये था कि यार जो ये कुछ लोग होते हैं वो जो फैमिली वाइज वो होते हैं, बड़े लोग शुरू से ही उनके दर खानदान, जैसे हमारे नवाज शरीफ या दूसरे कंट्री में कोई और लोग। लेकिन ये बंदा आउट ऑफ द बॉक्स कहीं और से रैपर था और ये आ गया और स्ट्रक्चरल इंजीनियर था। जरूर मानना है, वरना हमारे नेपाल वाले भाई जो हैं वो नहीं comments में मैं मानता हूँ यार, बुरा माना जाते हैं। भाई देखो, मैं उसकी तारीफें कर रहा था ना, तो एक बीच में अगर कम हो गई तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। अब जाहिर है एक बंदा स्कूल से भागा हुआ तो नहीं बन सकता था ना, सिर्फ रैपर तो ये नहीं बन सकता था ना। अच्छा एनीवेज, यार मैंने देखा कि वो बंदा जो है उसने तो उधम मचा दिया, बिल्कुल ऐसे ही। उसने कहा भाई कल जो सो कल करे तो आज कर, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। उसने कहा आज ही करना है, ऐसा ही है। तो भाई साहब आपके तो फेवरेट भी हैं, वैसे आप मेरे भी फेवरेट हो गए यार। क्या उस बंदे का स्वैग स्टाइल है। सही बात है। वो ग्लासेस, काला चश्मा, काले कपड़े हैं, स्टाइल। ये तो चलो एक फन साइड होगी ना, लेकिन प्रोफेशनली जो उस बंदे ने आने के बाद डिसीजंस लिए, उदम मचा दिया, जो डिसीजंस लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग। यार आप उसमें एक, यानी उसने मुझे लगता है ठीक से तैयारी की हुई थी। He was prepared. उसको पता था कि भाई साहब ये चांस मुझे मिलेगा और मैं बन जाऊंगा, बांस कर दूंगा ना। ठीक है, तो जरा आपके तो जो कि वो फेवरेट है, तो जरा आप जरा रोशनी डालें। सर, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 35 इयर्स नेपाल की हिस्ट्री में। यानी आपसे 3 साल बड़े हैं। मेरे से 3 साल बड़े हैं। मैं ऑडियंस को इसकी एज बता रहा हूँ। अच्छा छोटा हुआ है। अच्छा, तो 35 साल की उम्र में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। मजे की बात, उन्होंने 12:34 पे हल्फ उठाया। ठीक है यार, ये भी याद किया। हाँ ना, लेकिन सारे फैक्ट्स होने चाहिए। 12:34 यानी 1 2 3 4, क्योंकि इसका कुछ शुभ मुहूर्त था। ठीक है, ये मुहूर्त उनका कोई उन्होंने काला उनका जी ऑस्पिशियस टाइमिंग है, तो इस पे उन्होंने ओथ लिया। और ओथ लिया, फिर उन्होंने तकरीबन एक शॉर्ट सी कैबिनेट, ब्रीफ सी कैबिनेट अनाउंस की है। 15-16 लोग उसमें होंगे। 18, हाँ 15-16 इतने 18 के करीब उन्होंने कहा है कि जी हम ये ना होना शुरू में शॉर्ट और बाद में फिर लॉन्ग हो जाए, वेरी वेरी लॉन्ग। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। लेट्स होप कि नाउ। फिर उन्होंने काफी रिफॉर्म्स और काफी डिसीजंस अनाउंस किए। एक जो उन्होंने डिसीजन लिया वो नेपाल के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और एक्स इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हुए और दे वर अरेस्टेड। क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुकदमा हुआ कि जो प्रोटेस्टर्स थे, जब ये सारी यूथ मूवमेंट चल रही थी जेन ज़ी वाली पिछली गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसमें कुछ लोगों की डेथ हुई थी। तो उसमें कुछ एक्शन नहीं लिया गया, इस वजह से क्रिमिनल नेग्लिजेंस शो की गवर्नमेंट ने, और इसके अगेंस्ट उन पे मुकदमे हुए एंड दे हैव बीन अरेस्टेड। यार ये ट्रायल स्टार्ट हो, बहुत बोल्ड स्टेप है। अमूमन ये होता है कि जब आप इस तरह की डेजिग्नेशन पे आते हैं, इस हाई लेवल पे, यानी आप पीएम, आप कंट्री का पीएम बन जाते हैं, तो आप शुरू में ये सोचते हैं कि यार अपनी गद्दी को मजबूत कर लूँ, सॉफ्ट से डिसीजन लूँ। लेकिन इस तरह के क्रूशियल और क्रिटिकल डिसीजन लेना आते ही मुश्किल होता है। एक्स पीएम को उसने केस ठोक दिया। ऐसे ही अलगा केस है या लंबा जाएगा? आई थिंक लंबा जाएगा। अच्छा, क्योंकि कम से कम तब तक जाएगा जब तक ये भाई साहब जाएंगे। काफी लोगों की डेथ के ऊपर है ना, तो अच्छा, उसमें मसला मसाइल तो बनेंगे उनके लिए। फिर उन्होंने और भी काफी बोल्ड स्टेप्स लिए। उन्होंने, अगर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कहा जाए, तो उन्होंने कहा यार मेरी तस्वीर हर कमरे में नहीं लगानी।
ठीक है, फजूल का खर्चा नहीं करना। यहाँ से आके ना हमारे डिफरेंस शुरू हो जाएंगे। एक हमारे वाले बाथरूम पे तस्वीर, ट्रक पे तस्वीर, सुथराई पे तस्वीर, हर जगह तस्वीर। क्या बात है यार, जबरदस्त। अच्छा, कहता तस्वीर नहीं लगानी, तस्वीर नहीं लगानी। फिर उन्होंने टाइमिंग्स रिवाइज किए। अमूमन काम वहाँ पे 10 बजे स्टार्ट होता था, उन्होंने कहा यार नहीं 9 बजे पहुंचो, 9 to 5 करो, एंड 2 डे वीकेंड भी होगा बिकॉज पेट्रोलियम और इस तरह के शॉर्टेज के इश्यूज भी हैं, तो दैट केटर्स टू दैट इज वेल। फिर उन्होंने मेरिट की बात की है, उन्होंने कहा यार पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो थी, क्योंकि 1190 लोग तकरीबन उन्होंने हटाए हैं डिफरेंट पोजीशन से। उन्होंने कहा कि यार मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होंगी अब से। फिर एजुकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। उन्होंने कहा यार क्लास 5 तक नो एग्जाम्स, ठीक है, ऑल्टरनेट असेसमेंट मेथड्स पे आप जाएं, ठीक है, एग्जाम्स नहीं करने ताकि एकेडमिक प्रेशर कम हो बच्चों पे। फिर उन्होंने कहा कि यार जो फॉरेन नेम्स के ऊपर इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, ऑक्सफोर्ड है, सेंट जेवियर है, फलाना ढिमकाना, उनको लोकलाइज करें इनको। अच्छा, यानी उनके नाम जो स्कूल्स के एग्जैक्टली नेपाली लैंग्वेज में होने चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये हो गया है। फिर उन्होंने, उनकी कोई लेक है, नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, उसके पास उन्होंने एक डेमोलिशन, नहीं झील, बिल्कुल हाँ झील, तो उसके पास उन्होंने डेमोलिशन ड्राइव एक स्टार्ट की है कि उन्होंने कहा यानी तजावुजात वाला, तजावुजात के खिलाफ उन्होंने वो भी एक काम स्टार्ट किया है। फिर और मेरे ज़हन से नहीं, देखें यार, आपके ज़हन में इतनी जितनी बातें आपने बता दी है ना यार, देखें होता क्या है कि मैं तो आई रियली विश हिम गुड लक कि यार ये जो कर रहा है, इस तरह के जो आप स्टेप्स लेते हैं ना आते ही, जहां आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अवाम या आम जनता जो है ना वो तो आपको अप्रिशिएट करती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लीडर होते हैं जो आते ही कोर जो इश्यूज होते हैं अवाम के उसको एड्रेस करते हैं, ना सिर्फ वर्बली या स्पीचेस में करते हैं बल्कि उस पे प्रैक्टिकली खड़े रहते हैं और उस पर अमल करवाते हैं। ये एक बात तो ठीक है, लेकिन ना ऑन द अदर हैंड ऐसे लोगों के बहुत सारे राइवलरी और दुश्मन क्रिएट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो हर सोसाइटी में होते हैं, जो खास करके वो उसी क्लास के होते हैं कि जिनके मफादात हर्ट हो रहे होते हैं, तो वो टांग खींचने वाला काम बहुत जबरदस्त करते हैं। बेहतरीन। तो वहां पे भी ऐसे कुछ लोग हैं कि भाई साहब, आई थिंक होंगे, क्रिटिसिज्म तो नेचुरली आएगा, बिकॉज़ यूजुअली क्रिटिसिज्म आए शफीक साहब, क्रिटिसिज्म अगर कंस्ट्रक्टिव है तो आना चाहिए। लेकिन देयर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन ना, वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी होगा, कुछ लोग हामी होंगे पिछली पार्टी के, पिछली जमात के जो इक़्तिदार में रही है, कुछ लोग इनके हामी होंगे जो इनकी बेहतरी के लिए भी कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ होंगे जो कहेंगे यार ये जाएं, पुराने वाले वापस आएं। तो वो टू साइड्स ऑफ द कॉइन तो हमेशा रहेंगी उस हिसाब से। लेकिन मैं वहाँ की जो आवाम है, जो हमारे व्यूअर्स हैं या उनकी पूरी आवाम है, हमारे इतने व्यूअर्स तो नहीं है, क्या पता अगर हमें प्यार मोहब्बत दे तो ज़्यादा हो भी जाए, उनको चाहिए कि ये अपने लीडर के साथ खड़े रहें। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर नहीं होता। एग्जैक्टली। आपकी जो अपोजिशंस होती हैं वो तो आपके उधर जो आपके कंट्री में जो भी जिनके मफादात हर्ट और होते हैं वो तो होते ही हैं। इसमें सिर्फ वो नहीं होते जो पॉलिटिशियन होते हैं, इसमें बहुत बड़े माफियाज होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला माफिया होता है, रियल एस्टेट वाला, और वो इनको छेड़ रहे हैं। क्योंकि अगर फर्दर इनकी बात की जाए ना कि ये काफ़ी जो स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, तो इसमें इन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग स्टार्ट की है प्रोजेक्ट्स की, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एंड टू एंड मॉनिटरिंग, और ऊपर से भाई साहब स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हैं, उसको पता है कहां से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है। एग्जैक्टली, ठीक है। फिर उन्होंने एसेट्स की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दी। उन्होंने कहा 91 ऑनवर्ड जो रहा है ना डिफरेंट गवर्नमेंट पोजीशंस पे, इनके एक कमेटी बनाई जाए और वो चेक करे कि यार किसके कितने एसेट्स हैं, जमीनें, ऑफिसेज, प्लाजा, ये वो सारा। तो भाई साहब आप देखें ना, ये पता है सारे तमाम कंट्रीज में ये एक माफिया होता है। एग्जैक्टली। और माफिया जो होता है ना वो आराम से तो नहीं बैठेगा, ज़ाहिर है उनके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, तो वो भी अपनी प्लानिंग करेंगे। लेकिन इनकी जो आवाम है ना, जो इनके लोग हैं, ज्यादातर मुझे लगता है यूथ ही होंगे, है ना, प्राइमरली तो यस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ना, रैपर था तो लोग उस टाइम भी पसंद करते होंगे। लेकिन उसके अलावा वो मतलब उसने यार अपने वो जो फन है या आर्ट है, वो जब उसका ओहदा नया मिला, ओहदा चेंज हुआ, वो पीएम बने, तो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऑल टुगेदर उसने वो वाले ऑरा में ढाल ली। लेकिन अभी भी वो वाला एलिमेंट उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। अच्छा। ओथ टेकिंग से एक दिन पहले उन्होंने एक रैप सॉन्ग रिलीज किया है, वो यकीनन कोई नेशनल इंटरेस्ट का, हाँ, नेशनल यूनिटी और इस तरह की उन्होंने बातचीत की। नहीं, ये तो अच्छा है यार, ये तो मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं, ये करना चाहिए। देखें, आप अगर किसी बंदे को बहुत अच्छा मैसेज भी सिंपल वे में देते हैं ना, तो वो इतना ज्यादा इफेक्ट शायद ना करे जो आप उसको
म्यूजिक के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, फिल्म के थ्रू, इस तरह या से तो हाँ, या जो मोर फार रीचिंग, या जो ये मज़ाह निगारी होती है, एग्जैक्टली कॉमिक होता है, उसके थ्रू आप बहुत ही हार्ड किस्म का मैसेज बहुत लाइट मैनर्स में और लाइट वे में देते हैं। एग्जैक्टली तो इन्होंने फिर वो रैपर अपने वाले को नहीं भूले ना, नहीं भूलना भी नहीं चाहिए सच में, और ये वाले मैसेज तो ज्यादा वो रहते हैं। exactly. अच्छा, अब मसला ये है कि देखो मुल्कों में ये सिर्फ नहीं होता कि वहाँ के माफिया को अगर हर्ट कर रहे हैं तो वो उनके खिलाफ हो जाए, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी होती है। एग्जैक्टली इंडिया है, आपकी रीजनल इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर काफी वो सब मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। इंडिया जो है ना, इंडिया के तो वैसे भी प्रोग्राम पता क्या होते हैं, इंडिया तो वैसे भी वो अखंड भारत के चक्कर में रहता है हर वक्त कि यार इधर से उसको भी घेरू कर लो, उसको नेपाल भी आ जाए, भूटान भी आ वैसे जाए। मैं तुझे बात बताऊं, इंडिया वाले जो है ना, ये जो लगे हुए हैं ना, इनका कहीं ये जो UAE है, दुबई, इसमें पता नहीं कितने मिलियन इंडियन है यार, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी, कहीं इसको भी इकट्ठा कर अखंड भारत में ना खंड ना गा लेना, कोई फिल्म कर दे, अरबियों को भी जरा हो सकता है, अरबियों को भी जरा वो रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मुल्क में अनार्की होती है ना, देखिए जैसे अब जंग है, अब ये जो इसराइल और इनकी जंग है ईरान की, ये अगर प्रोलॉन्ग हुई, खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह करे ना हो, तो जब आपके मुल्क में सिस्टम हिलता है ना, या एक और बात बताता हूँ, शेर जंगल में मर जाए ना, तो किधर किधर से गिद्ध आ जाते हैं ना, सही बात, उसको नोचने के लिए, सही बात, ठीक है। तो अगर कोई आपका बेसिक पाइनियर जो आपकी सिस्टम है, उसकी बुनियादें अगर हिल जाती हैं, तो फिर होता क्या है कि इधर वाले भी कहते हैं यार अच्छा हम भी दाग लगा के बैठे थे, ATM का दरवाजा खुला है, हम भी घुस जाते हैं। सही बात, सही है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो अखंड भारत की नेपाल पे भी कोई चील वाली नजर तो होगी कोई ना कोई, लेकिन ये भाई साहब जो है ना, अपने शाहजी, ये अपने शाहजी जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये एक तो देखो ये मोदी भी हिंदू है, इनके दूसरे जो अमित शाह वो भी हिंदू है। वैसे अमित शाह और ये आपस में बरादरी तो नहीं है? अच्छा, तो ये भी हैं, लेकिन ना हम 100% श्योर इस बंदे की जो कोर इनिशिएटिव है, जो इसने अवाम के लिए, पब्लिक के लिए ये स्टेप उठा रहा है, जो कि लोग पता है शुरू में जब लोग सिस्टम में आते हैं, पावर में आते हैं, तो पहले प्लानिंग करते रहते हैं, इसने सारी चीजें एकदम शुरू कर दी है ना, तो वो डेफिनेटली उस लेवल के भाई साहब मजहबी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होंगे, ये अपने मुल्क की और अवाम की भलाई के लिए करेंगे। और अगर ये अखंड भारत वाले इधर कोई फिल्म करेंगे तो इसको पता होगा कि मैंने अपने लोगों के वफादार तो कैसे करना है और क्या करना है। अच्छा, तो अब आप कहते हैं कि जी नेपाल जो है वो एक नए रास्ते पे चल एक नई मंजिल की तरफ नहीं, हमारी तो दुआएं हैं, हाँ हमारी तो दुआएं हैं। जो जियोग्राफिकली जो नेपाल है वो लैंडलॉक्ड कंट्री बिटवीन चाइना और इंडिया। तो चाइना जो है ना, वो तो भाई किसी को तंग नहीं करता अनटिल अनलेस कि आप उसको तंग ना करें, ठीक है। और इनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि चाइना जिस पेस से, जिस स्पीड से साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, और उसकी इवन के जो साइबर का दौर है उसमें या डिजिटल या टेक में वो जो ग्रो कर रहा है, ये उससे बहुत अच्छा फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब बहुत पॉजिटिव हैं अपने शाहजी, और बेहतरीन चल रहे हैं। तो चाइना इनके लिए बहुत सपोर्टिव है, he has that mindset कि यार चीजें बेहतर करनी है, तो उसमें obviously चाइना कैन रियली हेल्प। तो चाइना के साथ इसको बना के रखनी चाहिए, और ये जो इनका बॉर्डर है ना इंडिया के साथ, वो बांध कर उसकी दीवारें उठा के थोड़ी साइड पे कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी स्टोरी बुलंद शाह साहब की, वो हम उनको गुड लक करते हैं और उनके लिए बेस्ट विशेस और नेक कामनाएं हैं उनके लिए कि वो तरक्की करें और नेपाल की आवाम के लिए खुशी के रास्ते ओपन करें। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज। You are watching Apna Watan.